हेलो गाइस। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। अपन को इनके बारे में अब पढ़ना है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की जब आप बात करते हो तो इनका नाम ही है नॉन बैंकिंग। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, दीज आर कंपनीज। दीज आर कंपनीज किस टाइप की कंपनीज हैं ये? दीज आर कंपनीज बट दे आर नॉट अ बैंकिंग कंपनी। उसके बाद नॉन बैंकिंग, तो ये तो हो गया नॉन बैंकिंग फाइनेंस एंड कंपनी। तो ये कंपनी है बट इट इज़ नॉट अ बैंकिंग कंपनी, दैट मीन्स इट इज़ अदर देन अ बैंकिंग कंपनी। उसके बाद क्या है, दीज आर फाइनेंस कंपनीज, यानी ये मेजरली क्या कैरी आउट करती हैं? दैट मीन्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस का काम करती हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोन्स या ये सब प्रोवाइड करने का ये काम करती हैं। तीसरी बात, ये वाली जो कंपनीज होती हैं दे कैन नॉट इशू चेक्स। ये वाली जो कंपनीज होती हैं ये कभी भी चेक्स इशू नहीं करती, क्योंकि आप इनके यहाँ कोई अकाउंट एज अ डिपॉजिट अकाउंट खोलते नहीं हो, तो ये कभी भी कोई भी चेक बुक्स या चेक्स इशू नहीं कर सकती। फिर दे डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। ये डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट नहीं करती। हालांकि इस चीज़ के कोई एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ एनबीएफसीज के पास पावर्स होती हैं कि वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कुछ एनबीएफसीज कर सकती हैं और कुछ एनबीएफसीज को प्रोहिबिटेड रहता है। तो ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती और बैंक्स बदले में डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये चेकबुक्स इशू नहीं कर सकते लेकिन बैंक्स चेक इशू कर सकते हैं। ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है, वो काम बैंक भी करते हैं। और ये कंपनीज होती हैं बट दीज आर नॉट बैंकिंग कंपनीज। इसके अलावा और ये क्या क्या कर सकती है? दे कैन ऑल्सो डील इन शेयर्स। ये शेयर्स को अक्वायर कर सकती है। ये हायर परचेज में भी डील कर सकती हैं, एक्सेट्रा। बाकी सारी चीज़ों में भी ये चाहे तो डील कर सकती हैं। तो अपन को इस चैप्टर के अंदर दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसीज के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि एनबीएफसीज क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, कौन सा एक्ट इनके ऊपर इनको रेगुलेट करता है और कौन कौन से रेगुलेशंस जो हैं इनको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो कम ऑन लेट्स स्टार्ट विद द बुक। अपन इसको बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको जून 2020 की जो अपडेटेड मॉड्यूल है उससे इस चैप्टर को करना है। तो इन वीडियोस के साथ साथ प्लीज़ जून 2020 की अपडेटेड मॉड्यूल डाउनलोड कर लें और साथ में पढ़ते चलें और उसमें मार्किंग्स भी करते चलिएगा। आइए, सो लेट्स बिगिन विद एनबीएफसीज। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट इज एनबीएफआईज comprise a heterogeneous group of financial intermediaries. These under the regulatory purview of the RBI, मतलब ये RBI के purview के अंदर आती हैं. Consist of all India financial institutions that is AIFIs, non-banking finance companies that is NBFCs जिनके बारे में अपन को पढ़ना है, and primary dealers that is PDs. AIFIs that is all India financial institutions are apex institutions, मतलब सबसे बड़े institutions established during the development planning era to provide long-term financing or refinancing to specific sectors such as agriculture and rural development, trade, small industries and housing. NBFCs are denominated by joint stock companies are dominated by joint stock companies catering to the niche areas ranging from personal loans to infrastructure financing. So catering to the niche areas ranging from personal loans and टू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं वो एनबीएफसीज कैरी आउट करती हैं। पीडीज play an important part or important role as market makers for the government securities. Although housing finance companies, merchant banking companies, stock exchanges, companies engaged in the business of stock broking or sub broking, venture capital fund companies, nidhi companies, insurance companies and chit fund companies are also NBFCs, मतलब NBFCs ये वाली सारी companies भी NBFCs कहलाती हैं. They have been exempted from the requirement of registration with the Reserve Bank under section 45IA of the RBI Act. मतलब इन सब कंपनीज को सेक्शन 45IA ऑफ द आरबीआई एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है.
Non-banking finance companies have played an important role in the Indian financial system by complementing and competing with banks and by bringing in efficiency and diversity into the financial intermediation. NBFCs have evolved NBFCs have evolved considerably in terms of operations, heterogeneity, asset quality and profitability, and regulatory architecture. Going forward, the growing systematic importance and interconnectedness of this sector calls for regulatory vigil. तो बेसिकली सिर्फ इंट्रोडक्शन है इसके बारे में कि क्या होती हैं एनबीएफसीज और उनके बारे में क्या-क्या कहा गया है. The world over non-banking financial entities complement the mainstream banking system in the process of financial intermediation. In emerging economies, they often play an important role because their ability to reach out to the inaccessible areas and to act as not just complements but also substitute to the bank when the banks are confronted with stricter regulatory constraints. Since बैंक के पास stricter regulatory constraints होते हैं, उनके पास बहुत सारे limitations होती हैं, इसीलिए एनबीएफसीज को जो है वो ज़्यादा माना गया है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज में एनबीएफसी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. कस्टमर्स टेंड टू फाइंड द नॉन बैंकिंग एंटिटीज कन्वीनियंट. कस्टमर्स को लगता है कि एनबीएफसीज जो है वो कन्वीनियंट है. क्यों? क्योंकि उनका क्विकर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होता है. सबसे पहली बात, प्रॉम्प्ट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, मतलब वो बहुत प्रॉम्प्ट तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. एंड एक्सपर्टाइज इन द नीश सेगमेंट्स. अपार्ट फ्रॉम द वाइडनिंग एम्बिट ऑफ एंड एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विसेज, they also enhance the resilience of the financial system by acting as a backup institution when the banks come under stress. तो एक तरीके से वो एक बैकअप के तौर पर निकल आते हैं. जब बैंक स्ट्रेस में होते हैं तो बैकअप के तौर पर एनबीएफसीज निकल कर आते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव, ताकि जिन लोगों को फाइनेंस की इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है वो एनबीएफसी से वो फाइनेंस ऑब्टेन कर सकें. दूसरी बात यह है कि एनबीएफसीज के पास क्विकर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ होती हैं, मतलब वो ज़्यादा जल्दी ही डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. प्रोविजन ऑफ सर्विसेज क्विक होता है और स्मूथ होता है. नॉर्मली एनबीएफसीज के अंदर इतने हिकअप्स नहीं आते लोन्स में जितने बैंक्स के अंदर आते हैं. अगर आपने कभी एनबीएफसी और बैंक में जाकर देखा हो और कंपेयर किया हो दोनों को, तो आपको साफ साफ डिफरेंस नज़र आ जाएगा. लेकिन पॉइंट ये है कि एनबीएफसीज थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं एंड अगर आप उनकी रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पाते, टाइमली पेमेंट्स नहीं कर पाते, तो वो स्ट्रिक्टर एक्शंस जो है वो लेते हैं. रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर एनबीएफसीज. अब कौन कौन सी रेगुलेशंस को फॉलो करना है. NBFCs were brought under the regulation of the Reserve Bank in 1964. Important for you to know कि 1964 में NBFCs को RBI के अंदर लेकर आया गया by inserting Chapter 3B in the Reserve Bank of India Act 1934. In more recent years, regulatory measures have been motivated by the objectives of financial stability, financial inclusion, and harnessing of specialized domain expertise. NBFC suggests that they are emerging as an important source of credit. They are emerging मतलब अभी भी वो emerge कर रहे हैं as an important source of credit to micro, small and medium enterprises and infrastructure. तो चैप्टर 3B के अंदर एनबीएफसीज के रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं. चैप्टर 3B ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 Section 45I to Section 45QB deals with the provisions relating to the non-banking institutions receiving deposits, जो deposits receive कर रहे हैं, and financial institutions. चलिए अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी जो कि आरबीआई एक्ट के अंदर लिखी हुई है. According to Section 45I, Subclause F of the Reserve Bank of India Act 1934, a non-banking financial company means a financial institution which is a company. मतलब ये एक financial institution है जो कि एक company है. A non-banking institution which is a company and which has as its principal business, इनका principal business है the receiving of deposits under any scheme or arrangement or in any other manner or lending in any manner. मतलब receiving deposits, हालांकि receiving deposits सबके लिए नहीं होता, बहुत ही limited spectrum है जिसमें ये deposits ले सकते हैं. Normally क्या होता है, अगर 100 की आप बात करो तो उसमें से 90% NBFCs ऐसी होती हैं जो deposits नहीं ले सकती. बची 10% जिनके ऊपर डिपॉजिट्स की वो चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स होते हैं फॉर एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, क्योंकि एनबीएफसीज को पहले से ही बहुत डिस्करेज किया जाता है कि आप पब्लिक मनी का एक्सेस नहीं करोगे.
और जो इनका प्रिंसिपल बिजनेस होता है वो होता है लेंडिंग ऑफ मनी टू people. Such other non-banking institution or class of such institutions as the Reserve Bank of India may, with the previous approval of central government and by the notification in the official gazette, specify. मतलब बाकी जैसे आरबीआई चाहे वो स्पेसिफाई करेगा, जैसा कि आरबीआई स्पेसिफाई करेगा, और वो स्पेसिफाई किस में करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट. It may be noted that, as per Section 45I, Clause C of the Reserve Bank of India Act 1934, financial institution means a non banking institution which carries on as its business or part of its business any of the following activities. मतलब financial institution वो होगा जो under mentioned activities में कोई भी activity carry out करेगा. The तो पहला क्या है? द फाइनेंसिंग वेदर बाय वे ऑफ मेकिंग लोन्स और एडवांसेस और अदरवाइज ऑफ एनी एक्टिविटी अदर देन अदर देन इट्स ओन. मतलब अगर वो खुद एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहा है तो किसी दूसरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी को, यदि किसी दूसरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी करने वाले को वो लेंडिंग नहीं करेगा. फिर द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज इशूड बाय अ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ अ लाइक नेचर. Letting or delivering of any goods to the hirer under a hire purchase agreement as defined in Clause C of Section 2 of the Hire Purchase Act 1972. The carrying on of any class of insurance business. तो insurance business भी carry out कर सकता है, वो भी financial institution की ही category में आएगा. Managing, conducting or supervising as a foreman, agent or in any other capacity of chits or curies as defined in any law for the time being in force in any state or any business which is similar thereto. फिर collecting for any purpose or under any scheme or arrangement by whatever name called, monies in lump sum or otherwise, by way of subscriptions or by sale of units or other instruments or in any other manner, awarding prizes or gifts whether in cash or in kind, होगा ये king नहीं kind, or disbursing monies in any other way to the persons whom monies are collected from or to any other person. तो कलेक्शन एजेंट का भी ये काम चाहे तो कर सकता है. तो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन होने के लिए आपको इनमें से कोई भी एक्टिविटी कैरी ऑन करना ज़रूरी है. जब आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी कैरी ऑन करोगे तो रिजर्व बैंक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आ जाते हो. बट लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं आगे जो लिखे हुए हैं, आइए पढ़ें. बट does not include any institution which carries on as its principal business agricultural operations or industrial activity or the purchase or sale of any goods other than securities or providing of any services or the purchase, construction or sale of immovable property. Purchase, construction or sale of immovable property. So however that no portion of the income of the institution is derived from the financing of purchases, constructions or sale of immovable property बाय अदर पर्सनस. तो बेसिकली इन एक्टिविटीज़ में आप नहीं आने चाहिए हो. सबसे पहले अगर आप एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस पे अगर आप कैरी आउट करते हो तो आप एक एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन के अंदर आओगे. आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को आप बिल्कुल भी आप इसमें नहीं आते हो. अगर आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करोगे तो आप एक कमर्शियल एंटरप्राइज कहलाओगे, आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आते. परचेज एंड सेल का करोगे तो आप एक ट्रेडर कहलाते हो, आप फिर से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आते. फिर अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की परचेज सेल या कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हो तो आप रियल एस्टेट में आते हो. अगेन आप फाइनेंसिंग के अंदर कैरी आउट नहीं कर सकते. लेकिन उसके आगे क्या लिखा है? दैट नो पोर्शन ऑफ द इनकम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज डिराइव फ्रॉम फाइनेंसिंग ऑफ परचेजेस. अगर आप परचेजिंग के फाइनेंस में इंक्लूड हो गए तो आप फाइनेंशियल एक्टिविटी में आ जाओगे. लेकिन अगर अगर आप सिर्फ नॉर्मल परचेज, कंस्ट्रक्शन और सेल करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ना आकर रियल एस्टेट एक्टिविटी के अंदर कवर होते हो. According to Section 45IE, that is Clause E of the Reserve Bank of India Act 1934, a non-banking institution means a company, corporation or a cooperative society. Further, as per Section 45I double B of the Reserve Bank of India 1934, deposit का क्या मतलब होगा? Deposit includes and shall deem to have always include any receipt of money by way of deposit or loan or in any other form, but does not include the amounts raised by way of share capital, amounts contributed as capital by the partners of a firm,
Amounts received from a scheduled bank or a cooperative bank or any other banking companies as defined in Clause C of Section 5 of the RBI Act 1949. Any amount received from a state financial corporation, any financial institution specified under Section 6A of the Industrial Development Bank of India 1964, or any other institution that may be specified by the bank in this behalf. फिर the amounts received in the ordinary course of business by way of security deposit, dealership deposit, earnest deposit, or advance against orders for goods, properties, or services, or any other amount received from an individual or a firm or an association of individual, not being a body corporate registered under any enactment relating to money lending which is for the time being in force in any state, and any amount received by way of subscriptions in respect of a chit. मतलब ये जो भी इन्होंने नीचे लिखा हुआ है, इतने सारे पॉइंट्स में अभी तक अपन ने पढ़ा, तो ये जितनी भी कैटेगरीज नीचे लिखी हुई हैं, अगर आपको इन सब पर्पसेस के लिए पैसा मिलता है तो वो डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली इसके अंदर कि जब आप डिपॉजिट की बात करते हो तो डिपॉजिट्स का मतलब होना चाहिए, जैसे आप बैंक में कोई सेविंग्स डिपॉजिट करते हो तो वो दैट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। अगर आपको एज अ शेयर कैपिटल कोई पैसा मिल रहा है तो वो डिपॉजिट नहीं है, वो तो एक तरीके का आपको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। अगर किसी ने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो वो भी उस पार्टनर के लिए इन्वेस्टमेंट है, आपकी बैलेंस शीट में वो एक कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इट इज़ नॉट अ डिपॉजिट फॉर यू, राइट। तो फिर उसके बाद द अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ शेड्यूल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, अगर जैसा शेड्यूल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक से कोई अमाउंट मिलता है तो वो भी कोई डिपॉजिट नहीं है, प्रोवाइडेड इट इज़ मेंशन इन सेक्शन 5 ऑफ द आरबीआई एक्ट। फिर कोई अमाउंट अगर आपको स्टेट कॉर्पोरेशन से मिलता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट के अंडर या और किसी एक्ट के अंदर, तो वो सब भी डिपॉजिट नहीं कहलाता। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलती है, डीलरशिप डिपॉजिट मिलती है, ये सब ना एक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल डिपॉजिट्स होते हैं जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखे हुए रहते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर ऐसा आपको कुछ मिलता है तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन्हें डिपॉजिट का आप नाम नहीं दे सकते। दीज आर नॉट प्योर फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में मिल रही हैं। अगर आपको टर्म डिपॉजिट को अब्लाइज करना है तो डिपॉजिट का प्योर फॉर्म में मतलब होता है कि जो आपको जनता से मिल रहा है डिपॉजिट, लाइक जैसे नॉर्मल बैंक्स में मिलता है डिपॉजिट, उस तरीके से अगर कोई डिपॉजिट मिल रहा है तो ठीक है। चले आगे। Explanation 1. Chit has the meaning assigned to in Clause B of Section 2 of the Chit Funds Act 1982, and any credit given by a seller to the buyer on sale of any property, whether movable or immovable, shall not be deemed to be a deposit for the purposes of this clause. मतलब एक सेलर ने किसी बायर को एज अ क्रेडिट कुछ दे दिया तो उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गई अपनी डेफिनेशंस एनबीएफसीज और डिपॉजिट्स की। अब अपन को जो चीज़ स्टार्ट करनी है वो है रजिस्ट्रेशन और नेट ओन फंड्स के बारे में। जब मैंने आपको आरबीआई पढ़ाया था तो उसमें मैंने कहा था कि नेट ओन फंड्स का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस होता है, वैसे ही एनबीएफसीज के लिए भी नेट ओन फंड्स का ज़्यादा रेलेवेंस होता है। जितने ज़्यादा उनके पास नेट ओन फंड्स होंगे, नेट ओन फंड्स मतलब खुद के ओन किए गए फंड्स, ऐसे फंड्स जिनके ऊपर खुद का हक होता है, तो ऐसे फंड्स जितने ज़्यादा होंगे उनके पास, उनके लिए उतना ही बेटर होगा अपना बिजनेस कैरी आउट करना। तो आए पढ़ें रजिस्ट्रेशन के बारे में सबसे पहले कि अगर एनबीएफसी फॉर्म होती है तो उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सेक्शन 45 IA of the Reserve Bank of India Act 1934 deals with the requirement of registration and net own funds. Section 45 IA provides that, notwithstanding anything contained in Chapter 3B of the RBI Act or in any other law for the time being in force, no non-banking financial company shall commence or carry on the business of non-banking financial institution without obtaining a certificate of registration issued under Chapter 3B. तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहली बात, एंड हैविंग अ नेट ओन फंड ऑफ 25 लाख रुपीज़, 25 लाख रुपए का नेट ओन फंड होना चाहिए, और सच अदर अमाउंट not exceeding 100 crore rupees as the bank may by notification in the official gazette specify। मतलब कम से कम नेट ओन फंड 25 लाख होने चाहिए और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीस, इनके बीच में ही आपका नेट ओन फंड होना चाहिए। अगर रिजर्व बैंक ने कुछ 100 करोड़ रुपीस अगर
रिजर्व बैंक ने कुछ अलग स्पेसिफाई किया तो वो रिजर्व बैंक आपको बताएगा बाय अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। तो दो कंडीशंस क्या होंगी मैंडेटरी फॉर एन एनबीएफसी टू ऑपरेट। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है अंडर चैप्टर 3B एंड उसके अलावा कि आपके पास नेट ओन फंड्स होने चाहिए मिनिमम 25 लाख रुपए एंड मैक्सिमम 100 करोड़ रुपीस। प्रोवाइडेड दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मे नोटिफाई, रिजर्व बैंक नोटिफाई कर सकता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ नेट ओन फंड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसीज। तो जितनी अलग अलग एनबीएफसीज हैं सबके लिए वो अलग अलग नोटिफाई कर सकता है कि किसको कितने नेट ओन फंड्स रखना ज़रूरी है। Every non-banking financial company shall make an application for registration to the bank in such form as the Reserve Bank of India may specify। जैसा रिजर्व बैंक स्पेसिफाई करेगा उसी फॉर्म में हर एनबीएफसी को अपना रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन डालना ज़रूरी है। The Reserve Bank of India, for the purpose of considering the application for registration, may require to be satisfied by an inspection of the books of the non-banking finance companies or otherwise that the following conditions are fulfilled. Following conditions are fulfilled. That the non-banking financial company is or shall be in a position to pay its present or future depositors in full and when their claim occurs। मतलब सबसे पहले तो आरबीआई जो है खुद को ये सैटिस्फाई करेगा इन सारी चीज़ों पर जो नीचे लिखी हुई हैं कि क्या ये जो एनबीएफसी जिसने हमें एप्लीकेशन भेजी है रजिस्ट्रेशन की, क्या ये एनबीएफसी ये रजिस्ट्रेशन की काबिल है भी या नहीं। तो जो सबसे पहली कंडीशन उन्होंने लिखी है वो ये लिखी है कि सबसे पहले तो एनबीएफसी फ्यूचर में अगर किसी भी टाइम उनको ज़रूरत पड़ी कि उनको उनके क्लेम्स फुलफ़िल करने हैं यानी लोगों के द्वारा जो क्लेम्स फाइल करेंगे लोग उनके पास वो उनको पे करने पड़ेंगे, तो क्या वो एनबीएफसी उन लोगों को उनका पैसा लौटा पाएगी क्या। सबसे पहली बात that the non-banking financial company or is or shall be in a position to pay its present or future depositors in full। मतलब जितना भी उन्होंने डिपॉजिट किया है सारा का सारा वापस पे करने की कैपेबिलिटी है क्या। and when their claims accrue that the affairs of the non-banking financial company that the affairs of the non-banking financial company are not being or are not likely to be conducted in a manner detrimental to the interest of his present or future depositors। मतलब उनके जो अफेयर्स हैं वो किसी भी गलत तरीके से कैरी आउट नहीं हो रहे। that the general character of the management or the proposed management of the non-banking finance company shall not be prejudicial to the public interest or the interest of its depositors। ताकि जनरल कैरेक्टर जो कंपनी का है मैनेजमेंट का और प्रपोज मैनेजमेंट का जो कैरेक्टर है वो प्री जुडिशियल नहीं होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट और इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स। मतलब जो उनका स्टाफ है और मैनेजमेंट है उनका उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं राइट, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए या जो डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने अपने पैसे डिपॉजिट करे हैं एनबीएफसी के अंदर उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाने चाहिए। that the non-banking financial company has adequate capital structure and earning prospects। मतलब उसका adequate capital structure है और उनके पास earning prospects की कमी नहीं है। that the public interest shall be served by the grant of a certificate of registration to the NBFC to commence or carry out the business in India। और last but not least कि public interest में होगा अगर हम इसको ये सर्टिफिकेट देते हैं, कहीं हम उसको सर्टिफिकेट देने के बाद रिग्रेट ना करें कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट था। तो हमें पहले खुद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मतलब आरबीआई को खुद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जो एनबीएफसी इनके पास एप्लीकेशन लेकर आई है रजिस्ट्रेशन के लिए क्या ये डिज़र्व करती भी है रजिस्ट्रेशन या नहीं। That the grant of the certificate of registration shall not be prejudicial to the operation and consolidation of the financial sector, consistent with the monetary stability and economic growth, considering such other relevant factors which the Reserve Bank of India may by notification in the official gazette specify, and any other condition, the fulfillment of which in the opinion of the Reserve Bank of India shall be necessary to ensure that the commencement of or carrying on the business in India by a non-banking finance company shall not be prejudicial to the public interest or in the interest of the depositors। तो बेसिकली हर पॉइंट में हम ये देखते आ रहे हैं कि कोई भी जो चीज़ ये करेंगे ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट के बाद वो
पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए। ये ही मेन चीज़ है आरबीआई जो देखेगा कि किसी भी एनबीएफसी को सर्टिफिकेट देने से पहले कि कहीं ये एनबीएफसी पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना चली जाए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आफ्टर बीइंग satisfied that the specified conditions are fulfilled, grant a certificate of registration subject to such conditions which it may consider fit to impose. After checking मतलब सब चेक करने के बाद आरबीआई डिसाइड करेगा कि हमें इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देना चाहिए या नहीं। ओके तो अभी तक अपन ने सिर्फ एनबीएफसीज की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है और अपन ने ये पढ़ा है कि उनको मिनिमम नेट ओन फंड होना ज़रूरी है जो कि 25 लाख से 100 करोड़ तक के बीच में है और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू बिगिन देयर बिजनेस। ओके तो अभी आप इतना रिवाइज करें, अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का कवर करेंगे।